हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस क्लासेस बांका पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप जुड़ जाइए और आप सबका क्लास चल रहा है प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे से। तो आज हम आप सबों के लेकर के आए हैं जीके जीएस का एक सेट मेरे प्यारे साथियों। इसमें आप देखेंगे 50 प्रश्न, 50 प्रश्नों में देखिएगा कितना प्रश्न आप सही बना पा रहे हैं, कितना आपका गलत हो रहा है, वो पता चलेगा। और जबरदस्त प्रश्न है, इसलिए आप सब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपका जो इस टाइम में चल रहा है वो बीएसएससी, एसएससी जीडी और आरपीएफ और बीपीएससी टायर 3.0 का चल रहा है। आप सब इसका आनंद भी ले रहे हैं। बीच बीच में आपका जीके जीएस भी मिल रहा है देखने को एमसीक्यू के माध्यम से। और आप पढ़ रहे हैं प्रत्येक दिन मैथ और रीजनिंग का भी क्लास। चलिए, तो सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए आप सब। अगर आवाज साफ साफ जा रहा होगा तो ओके लिख दीजिएगा। साफ साफ आप सब देख पा रहे होंगे तो ओके जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथी, हम आपका क्लास एकदम प्रारंभ करेंगे। तैयार हैं आप सब? चलिए, गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। सपना स्वरूप जी, ममता कुमारी जी, राखी प्रजापति जी, ज्ञानदीप जी, मिथिलेश जी, पूजा जी, सुनील भैया जी, नमस्कार प्रणाम, प्रज्ञा सिंह जी, नीरज जी, समा जफर जी, सोनी जी, ब्यूटी जी, राकेश कुमार जी, अंगद जी के प्रजापति जी, रुचि कुमारी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मीना कुमारी जी, गुड इवनिंग, सभी को मेरा तहे दिल से स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न और देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिएगा आपके सामने है पहला प्रश्न। इसका सबसे पहले आप सब आंसर बताइए कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। ये आप सभी को पता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो चार्टर दिया गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मांग था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मांग किया था, किससे किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किया था। इसलिए किया था क्योंकि व्यापार करने में उसको असुविधा ना हो। ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य व्यापारी जो है उस पर कोई प्रतिस्पर्धा उसके साथ ना हो, इसलिए जो है चार्टर जो है हासिल करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने कब दिया था, यानी कब उसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, पहला 31 जनवरी 1601 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 1 जनवरी 1600 ईस्वी में, 30 मार्च 1610 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? यानी 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर हासिल किया, जिससे उसे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा के बिना यानी पूर्वी देशों में क्या कर सके या आसानी से व्यापार कर सके। लेकिन इसका प्रभाव जो है डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाल पे नहीं पड़ा था। तो भैया इसका जो मांग किया गया था इसको मिला था कब? तो कहेंगे सर आपका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2016 ईस्वी को। 31 दिसंबर 2016 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ से हासिल किया था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है उग्र एक नरम दल थे, एक गरम दल थे। तो वही कहता उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, लेकिन इनमें से कौन उस उग्रवादियों में शामिल नहीं थे? वो उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक पहला ऑप्शन है, लाला लाजपत राय दूसरा है, गोविंद रानडे तीसरा है, विपिन चंद्र पाल चौथा है। तो आप सभी कोई जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल उग्र राष्ट्रवादियों में आते हैं, लेकिन गोविंद रानडे उसमें शामिल नहीं थे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गोविंद रानडे हो जाएगा। तो गोविंद रानडे आप क्या कर देंगे? आंसर लगा देंगे। बिल्कुल सही आंसर है आप सबका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, आवाज साफ साफ जा रहा है आप सभी के साथ? आप सभी को मिल रहा है आवाज साफ साफ मेरे प्यारे साथियों? साफ साफ आप सब देख पा रहे हैं? तो चलिए एकदम आंसर फटाफट इसका जरूर दे दीजिएगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? यानी कि जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ में एक समझौता हुआ था, उसके बाद उस समझौते के बाद कौन सा घातक परिणाम सिद्ध हुए? इनमें से आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई, क्या समझौता से यह फायदा हुआ? दूसरा, समझौता होने पर भी कठोरता में वृद्धि हुई, कि ये सही होगा? कि तीसरा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। यानी कि जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और किसके बीच? मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में, इसके परिणाम ये देखने को मिला कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। आप आंसर क्या लगा देंगे इसका? तीसरा नंबर लगा देंगे। क्या करेंगे? सी नंबर लगा देंगे, तीसरा नंबर लगा देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। चौथा नंबर प्रश्न आपका है, व्यक्ति
व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिंथिंगो, लॉर्ड माउंटबेटन। किनके यानी कि शासन काल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ? तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों आप सब फटाफट दीजिए। तो आप सभी को पता है कि जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो कहेंगे सर अक्टूबर 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और आप सभी को पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे थे। तो ये जो विनोबा भावे थे प्रथम व्यक्ति को यानी कि क्या कहते हैं पेशकश करने वाले विनोबा भावे थे। तो किसके शासन काल में यानी कि यह व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? तो आप देखेंगे सबसे पहले कि लॉर्ड वेवेल है, लॉर्ड वेलिंगटन है, लॉर्ड लिनलिथगो है, लॉर्ड माउंटबेटन है। तो आपका जो कार्यकाल इसके बीच रहा था लॉर्ड लिंथगो का रहा था। लॉर्ड लिंथगो का कार्यकाल जो रहा था 1936 से 1943 तक रहा था यानी कि 1936 से 1943 तक रहा था। और इसी बीच में यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में हुआ था। और इसका प्रथम पेशकश करने वाले कौन थे? विनोबा भावे थे। चलिए बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडियन एसोसिएशन या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश एसोसिएशन? इसका आंसर एकदम फटाफट आप सब दीजिए मेरे प्यारे साथी। एकदम देखते हैं कौन सबसे फास्ट इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है तो कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जिसका स्थापना हुआ था 1851 ईस्वी में। स्थापना कब हुआ था इसका? 1851 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? कहेंगे कब हुआ था? तो कहेंगे सर 29 अक्टूबर को हुआ था। 29 अक्टूबर को हुआ था 1851 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली प्रमुख संस्था मानी जाती है। तो आंसर क्या लगा देंगे आप सब? तीसरा नंबर लगा देंगे। एकदम बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला ऑप्शन है इसने प्रांतों में द्वेष शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। दूसरा इसने गृह विभाग के अधीन और अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। तीसरा इसने केंद्र की द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। चौथा इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संतुष्टि की ब्रिटिश भर्ती का या भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। क्या आंसर लगा सकते हैं आप? इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों फटाफट बताइए। चलिएगा आंसर इसका दे दीजिए। इसका आंसर कब होगा? तो आप सभी को पता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो कहेंगे 1927 को यानी कि कब आया था? 1927 को आया था। और इसका जो है एक कथन इसमें सही है कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बिल्कुल एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या निर्दलीय पार्टी, लिबरल पार्टी? तो आंसर एकदम फटाफट दीजिए, ये तो आसान है। बिल्कुल एकदम आंसर आप सबका सही आ रहा है मेरे प्यारे साथी। तो कहेंगे सर जो कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इसने 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। वो चुनाव किस पार्टी से जीता था? लिबरल पार्टी से जीता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिबरल पार्टी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है? चौथा है। तो लगा देंगे आप सब लिबरल पार्टी लगा देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासक के समय हुआ? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त? किसके शासन काल में यानी भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ? आंसर एकदम फटाफट आप इसका दीजिए। तो कहेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। 458 ईस्वी में यानी प्रथम आक्रमण हुआ था हुनों का भारत पर। कब हुआ था? 458 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 458 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। एकदम क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों
9वां नंबर प्रश्न कहता ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से है, हर्षवर्धन से है, पुलकेशिन द्वितीय से है, रुद्रदामन से है, किससे है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, तो आंसर लगा देंगे पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते यानी किस उपनिषद में संग्रहित है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर एकदम आप देखने के साथ ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे बताइएगा? मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडोकोपनिषद से लिया गया। और उपनिषद की संख्या अभी टोटल कितना, उपनिषद की संख्या कितना है? तो कहेंगे सर उपनिषद की संख्या जो है कितना है? 108 है। उपनिषद की संख्या कितना? 108 है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही जवाब है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से है, या हीनयान शाखा से है, या वज्रयान शाखा से है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर एकदम आप सब फटाफट देते चलिए। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन जो वृत्तांत, उसका संबंध जो है महायान शाखा से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महायान हो जाएगा। पहला नंबर आंसर लगा देंगे। क्या करेंगे? पहला नंबर आंसर लगा देंगे। एकदम बहुत ही सुंदर। चलिए अभिषेक कुमार जी नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत ही सुंदर आप सबका आंसर आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, या बुलंद दरवाजा, क्या नाम था? तो आंसर एकदम फटाफट बताएंगे। चलिएगा बहुत ही सुंदर है। कहेंगे सर अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। इबादत खाना, तो आंसर हो जाएगा इसका इबादत खाना। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इबादत खाना हो जाएगा। चलिएगा, और इबादत खाना का जो है बनाया गया था इस भवन का, तो कब बनाया गया था? तो 1575 ईस्वी में बनाया गया था। 1575 ईस्वी में बनाया गया था इबादत खाना। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। एकदम बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा, ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, जहांगीर थे? तो इसका आंसर एकदम फटाफट दीजिए आप सब। आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरे प्यारे साथियों? चलिए बहुत ही सुंदर आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। तो आप लगा देंगे अकबर। क्या करेंगे? अकबर, यानी अकबर के शासन काल में ही तानसेन और बेजू बावरा संगीतकार यानी रहते थे। तो आंसर हमारा क्या हो गया? अकबर हो गया। क्या हो गया? अकबर हो गया। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर एकदम आप सब फटाफट बताइए। देखिए किनका किनका यह प्रश्न सही होता है। एकदम धुआं उड़ा दिए आप सब इस प्रश्नों को ना। कहेंगे सर जो है न्यू कैसल पोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो आंसर क्या लगा देंगे? ऑस्ट्रेलिया लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑस्ट्रेलिया लगा देंगे, है ना। चलिए बहुत ही सुंदर। एकदम सभी मित्रों को मेरे प्यारे साथियों जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सी सही है? पहला है ये अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, इसकी संख्या 108 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। यानी इनमें से कौन सही है? इसका आंसर आप सबको लगा देना है, ठीक है। एकदम क्या कर देना है? लगा देना। चलिए मेरे प्यारे साथी फटाफट इसका आंसर आप सब लगाइए। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो कहेंगे सर देशांतर रेखाओं के संबंध में यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। नहीं, ये अक्षांश रेखा समांतर नहीं होती। इसकी संख्या 180 होती है। नहीं, इसकी संख्या 360 होती है। अगर 360 रहता तो सही होता। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता नहीं करता है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। बिल्कुल होती है। तो चौथा नंबर क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? चौथा नंबर हो गया। चौथा आप सब लगा देंगे। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम होगा। उत्तर से शुरू करके हमको दक्षिण की तरफ चलना है, तो कौन सा आपको पहाड़ी जो है क्रमशः मिलेगा? तो देखिएगा
नल्ला मलाई, तो नल्ला मलाई पहाड़ी जो है उत्तर में तो है ही, फिर नीलगिरी पहाड़ी नहीं, नीलगिरी से पहले आपका जो है जवादी पहाड़ी आएँगे, वो तो आंसर नहीं होगा, तो पहला नहीं है, दूसरा जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी, फिर पर नल्ला, ये अन्नामलाई बाद में आएँगे, ये भी नहीं है, अन्नामलाई तो नीचे लास्ट है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और इसकी अगर एक पहाड़ी और है जो इसके बाद है इलायची, इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है? इलायची पहाड़ियाँ। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका तीसरा नंबर हो जाएगा यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की बात करेंगे तो पहले हो जाएगा नन्ना नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर आपका अन्नालाई पहाड़ियाँ और उसके बाद इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा कितना नंबर? तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर आप सब आंसर लगा देंगे, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों आपका 17वां नंबर। 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो एकदम जाना-पहचाना आंसर है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। कोसी और आप जानते हैं कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या होता है? तो कौशिकी, कौशिकी यानी इसका प्राचीन नाम क्या है? कौशिकी है ना? पूछा भी जाता है कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो आप बताएँगे कौशिकी। क्लियर है? और जो है कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और ये मार्ग बदलने वाली सबसे अधिक नदी है। तो आपका आंसर क्या हो गया? कोसी नदी हो गया। अगर हम आप सबसे पूछे कि इनकी लंबाई कितनी है तो क्या बताएँगे? बताइए मेरे प्यारे साथियों। इसकी लंबाई जो है 729 किलोमीटर है और ये नेपाल के हिमालय से निकलती है। तो आप आंसर लगा दीजिए इसका कोसी नदी। बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब दे रहे हैं आप सब। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? तो कौन-सी मिट्टी है जिसमें कि लोहे की मात्रा अतिरिक्त होने के कारण जो है अनुवर्क हो जाती है? तो आंसर इसका लगा दीजिएगा क्या होगा आंसर मेरे प्यारे साथियों फटाफट आंसर दीजिए। तो कहेंगे वो लेटराइट मिट्टी होंगे तो वो का आंसर क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी हो जाएगा जो तीसरा नंबर ऑप्शन है, तीसरा नंबर लगा दीजिए। प्रकाश के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? तो चलिए तीनों कथन पे पहले नज़र रखते हैं, फिर चौथा पर देखा जाएगा। तो पहला कहता है कि ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। ये कण प्रकृति है, बिल्कुल ये कण प्रकृति है, ये ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। तो सभी आंसर लगा देंगे। चलिए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों 20वां नंबर है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस में जो प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन-सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। अब बायोगैस की प्रमुख जो गैस होता है, घटक होता है, वो क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है? मीथेन होता है, ये गैस इसका प्रमुख घटक है, तो याद रखिएगा मीथेन और बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो आंसर लगा देंगे पहला नंबर, एकदम सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, कहता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने परमाणु के आकार बढ़ता है कि घटता है कि वही रहता है कि पता नहीं लगाया जा सकता, इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? यानी बढ़ता है या घटता है या वही रहता है, का पता नहीं लगाया जा सकता। तो आप सभी को पता होगा कि एक वर्ग में ऊपर की नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार में क्या होता है? वृद्धि होता है यानी बढ़ता है और आवेश क्या होता है? कम होता है और आकर्षण बल कम होता है, लेकिन इसका जो है आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आकार बढ़ता है, तो आंसर लगा देंगे पहला नंबर की आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। बिल्कुल सही है, एकदम सही है जवाब। अब मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 22वां नंबर प्रश्न कहता है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? जो वायुमंडल में प्रकाश जो होता है विसरण होता है उसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, धूलकण है, हीलियम है, जलवाष्प है। तो इसका आंसर एकदम आप सब कोई जान रहे हैं, तो आंसर लगा देंगे। तो इसका कारण है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का एक प्रमुख कारण है धूलकण होना। धूलकण होना इसका मतलब बी नंबर आंसर लगा दीजिएगा धूलकण। बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर नंबर चौथा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे है। चलिए आंसर फटाफट बता दीजिए। हम आपको आंसर पहले नहीं बताएँगे, सबसे पहले बात है आप आंसर बताइएगा। क्या है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई जो है आपका स्वर्ण यौगिक का एक तत्व, स्वर्ण यौगिक यानी कि किस तत्व का? तो स्वर्ण यौगिक तत्व का एक यौगिक है, जो लगा देंगे पहला नंबर। क्या करेंगे? पहला नंबर आंसर लगा देंगे। एकदम बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? दाब का विमीय सूत्र लिखना है, दाब का विमीय सूत्र लिखना है। आपको अगर याद होगा तो आंसर लगा दीजिएगा, नहीं तो फिजिक्स आप जान रहे होंगे तो वहां से भी इसको आप एकदम आसानी से आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि देखिएगा विमीय सूत्र लिखा किया जाता है, एम पर लिखा जाता है, एल पर लिखा जाता है, टी पर लिखा जाता है। क्योंकि एम क्यों आता है भैया? द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के लिए एम का प्रयोग होता है, क्योंकि द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है, मास का बड़ी लेटर एम से लिखा जाता है। दूरी का अगर बात करते हैं तो इसके लिए लेंथ होता है, लेंथ का बड़ा लेटर एल लेते हैं तो लेंथ एल से शुरू होता है, इसलिए एल के लिए बीमा का प्रयोग करते हैं विमीय सूत्र के लिए। और समय के लिए हम क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं, और टाइम का जो है टी अक्षर लिया जाता है उसके बीमा को डिनोट करने के लिए। तो हम ये बीमा को एम एल टी में ही लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे दाब का? तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों दाब का आपका क्या आना चाहिए? परिभाषा या इसका सूत्र आना चाहिए। दाब जानते हैं क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसका मतलब दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। बल क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि बल यानी कि एफ, फोर्स। ठीक है। मास गुना एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल का मतलब यानी एफ बराबर एम ए। एम क्या है? मास है, और ये मतलब एक्सेलरेशन है, त्वरण है, और क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एम मतलब मास है, ठीक है, ये मास है यानी कि द्रव्यमान है, ठीक है, ये द्रव्यमान है मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पे जो है ये मीटर स्क्वायर जो आया वो लेंथ है, यानी कि दूरी मापने वाला मीटर आया। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो मास को क्या कहते हैं? केजी में व्यक्त करेंगे भैया, केजी लिख दिए। और ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी इसका अगर हम एसआई यूनिट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का एसआई मात्रक भी हो जाता है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है ना। अब देखिएगा यहाँ मीटर स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर रहने देंगे, तो ये मीटर मीटर क्या हो जाएगा? एक कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा आपका जो आ जाएगा केजी आ जाएगा, वो मीटर ऊपर चल जाएगा, पर मीटर हो जाएगा, उसके बाद पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऑब्लिक देकर के बटे देकर के लिख सकते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इनको बीमा लिखना है। देखिए केजी के लिए हम क्या बोले? द्रव्यमान के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे, मास तो बड़ी एम लिख देंगे। मीटर के लिए हम लेंथ का प्रयोग करेंगे, यानी -1 चढ़ा देंगे। और समय के लिए टाइम का प्रयोग करेंगे, टी का -2 लिख देंगे। तो इसका मतलब एम एल पर पावर -1, टी पर पावर -2। इनका बीमा हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है, तो बी नंबर आंसर हो गया। आप सब आंसर लगा देंगे बी नंबर। एकदम क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो बीमा आप ऐसे लिख सकते हैं, जब तक आपको इसका डेफिनेशन या तो इसका फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तब तक आप बीमा नहीं लिख पाएंगे। अगर याद है तो आप मार के चले आइए, नहीं याद है तो इसकी परिभाषा को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर यही दाब को जो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है कहेंगे पास्कल होता है, और दाब का आप बोल भी सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है, क्योंकि एम के एस पद्धति एज ए एसआई यूनिट कहा जाता है ना। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथी जेब सेल क्या है? जेब सेल क्या है? यानी जेब सेल के अंतर्गत आते हैं अग्नाय चट्टान, आते हैं अपसादी चट्टान, आते हैं, ये सारे चट्टाने आ जाते हैं। तो जेब सेल क्या है कहने का अर्थ है यहाँ पे है जेब सेल के रूप में कौन कार्य करता है? कोयला करता है, एलपीजी करता है, ये प्राकृतिक कर तेल करता है, ये पेट्रोल करता है। यानी चट्टान के रूप में कोयला पाए जाते हैं, तो जेब सेल का कार्य जो करता है वो क्या करता है? कोयला करता है। तो यहाँ जेब सेल क्या है? तो कोयला है। तो आंसर क्या लगा देंगे आप सब? कोयला लगा देंगे। क्या करेंगे? कोयला लगा देंगे, है ना। चलिए, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर कहता है, यदास्थ का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यदास्थ यानी जिसको आप कहते हैं ना कि मेमोरी, है ना? तो किस भाग से संबंधित है? पहला है
हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम, तीसरा है स्पाइनल कार्ड या सेरेब्रम। तो कि इसका आंसर क्या होगा? तो किस भाग से संबंधित है याददाश्त का संबंध? तो कहेंगे कि सेरेब्रम से है, सेरेब्रम से है। जो कहते हैं बुद्धि का कुंजी या तेज दिमाग का जिसको आप कुंजी कहा जाता है, वो आपका क्या होगा? सेरेब्रम होगा। तो आंसर क्या लगा देंगे? सेरेब्रम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सेरेब्रम लगा देंगे। एकदम क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। कौन सा इसमें एक ऐसे पक्षी है जो कि पक्षी की तरह तो दिखता है लेकिन वह सरीसृप के जैसे अन्य विशेषता, सारे सरीसृप के उसमें विशेषता पाए जाते हैं, वो आखिर कौन सी पक्षी है? तो कहेंगे सर इसमें क्या टोडो नहीं है, राजहंस नहीं है, माउस बर्ड नहीं है, तो आर्कियो एपेट्रिक्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियोपेट्रिक्स बी नंबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है, एकदम अच्छा दे रहे हैं आप सब। चलिए एकदम आगे बढ़ते रहिए मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नों को देखते रहिए और अगले प्रश्न पे लगाएंगे। अगला प्रश्न 29 है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर तो आप आसानी से लगा देंगे। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या कार्बन है? क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर इसका आंसर एकदम हो जाएगा प्यार और मोहब्बत से ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है? 65% पाया जाता है ना। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है। बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है एकदम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 30वां नंबर प्रश्न है। 30वां नंबर प्रश्न में कह रहा है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप? तो ये आंसर एकदम लगा देना है। क्या लगा देंगे? आमीटर, वोल्टमीटर या धारा नियंत्रक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे साथियों आप सबका? एकदम फटाफट बताइए। तो कहेंगे सर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? वोल्ट मीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है 31वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? संसद करता है या केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है या भारत का राष्ट्रपति करता है या मंत्रिमंडल करता है? इसका मेरे प्यारे साथियों आंसर एकदम फटाफट देते चलिए आप सब। एकदम आंसर आप सब दीजिए, आप सबका आंसर का इंतजार है। तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन है? तो कहेंगे सर अनुच्छेद 359 में इसका वर्णन है। किसका अनुच्छेद 359 में वर्णन है? अनुच्छेद 359 में इसका वर्णन है। तो आप आंसर क्या लगा देंगे? भारत का राष्ट्रपति जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। उसका वर्णन जो आपको देखने को मिलेगा वो आर्टिकल 359 में यानी 359 में देखने को मिलता है। और यह काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। चलिए आंसर एक भाई हमारे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी बताइए, क्वेश्चन लगाइए। बिल्कुल कोशिश रहेगा इंग्लिश में भी लगाने का, लेकिन अभी फिलहाल तो हमारे पास हिंदी का ही क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप सभी जानते हैं कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और उसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्य की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और इसका कार्यकाल कितने होते हैं? 1 वर्ष का होते हैं। इसमें एक और साथ-साथ पूछा जाता है लोक लेखा समिति। क्या पूछा जाता है? लोक लेखा समिति में ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कहेंगे 22 होती है, जिसमें से 22 में से जो है 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा से अगर पूछा जाएगा तो 15 और राज्यसभा से पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? राज्यसभा से अगर पूछा जाएगा तो आपका 7 हो जाएँगे। तब जाकर के यहाँ लोक लेखा समिति में 22 होते हैं और इनके भी सदस्य का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। इसके भी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष का होता है। एकदम क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? हमारे सर कभी
टाइम मिले तो पॉलिटी का क्लास लीजिएगा। बिल्कुल, अगर टाइम मिलेगा ज़रूर लेंगे। 33 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा क्या है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? जानते हैं कि वेतन जो दिया जाता है राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से या भारत की संसद के अनुमोदन से? तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों एकदम फटाफट आप सब बताइए। आपके कमेंट को हम देख रहे हैं। चलिए बिल्कुल एकदम सही है आंसर आप सबका। तो कहेंगे कि सर जो है निम्नलिखित में कहने का मतलब किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो कहेंगे अनुच्छेद 114 के अनुसार। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद ये आर्टिकल ज़रूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 114 के अनुसार के अनुसार भारत की संसद के यानी अनुमोदन से भारत की संसद निधि से पैसा निकाला जा सकता है या निकाला जाता है भारत की संसद के अनुमोदन से। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 114 के अंतर्गत। अनुच्छेद 114 के अंतर्गत बिल्कुल सही जवाब है। तो हो जाएगा भारत की संसद। क्या हो जाएंगे? भारत की संसद। तो आंसर लगा दीजिए भारत की संसद। बिल्कुल सही है एकदम। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये तो आसान है मेरे प्यारे साथियों। क्या इसका आंसर होगा? बता दीजिए फटाफट। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी किस देश के संविधान से लिया गया, अपनाया गया है? तो विधि के समक्ष समानता की बात आ जाएगा तो ब्रिटेन की संविधान से। कहां से? ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। आंसर क्या लगा देंगे? ब्रिटेन ब्रिटेन के संविधान से। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल अनुच्छेद 368 में है। क्या है? अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 368 में वर्णन है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और इसका वर्णन किस भाग में है? तो कहेंगे भाग 20 में है। भाग 20 में उल्लेख है। क्या है? भाग इसका 20 में उल्लेख है। तो आप सब आंसर क्या लगा देंगे? भाग 20 लगा देंगे। किस आर्टिकल के तहत? 368 के तहत वर्णन है। किस देश के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? चलिए बिल्कुल एकदम सही आंसर है मेरे प्यारे साथी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, जबरदस्त। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो चलिए ये सब फटाफट इस सूची को आप मिला दीजिए। अगर इस सूची को मिला देंगे मेरे प्यारे साथियों मजा आ जाएगा। देखिएगा आपका क्या है 36 नंबर। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। भाषाओं का उल्लेख। दल बदल निरोधी अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, 10वीं सूची, 8वीं सूची, 9वीं सूची, 11वीं सूची। यानी ये जो मिलान दिया है वो सूची से दिया संबंधित है। यानी कहने का मतलब भाषा का उल्लेख किस सूची में मिलता है? दल बदल निरोध अधिनियम किस सूची में मिलता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुसूची में मिलता है? या भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम किस अनुसूची में देखने को मिलता है? यही आपको क्या करना, बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों भाषा का जो उल्लेख है वो आपका जो है कहाँ है? 8वीं अनुसूची में मिलता है। कहाँ मिलता है? 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। किसका? भाषाओं का उल्लेख। यानी 1 का आपका 2 हो गया। देखिएगा 1 का 2 कहाँ है? 1 का 2 इस पे है, 1 का 2 इस पे है। ये फोकस रखिएगा, वही 2 में से आंसर होगा। अगर बात करेंगे दल बदल निरोध अधिनियम तो देखते हैं मेरे प्यारे साथियों दल बदल जो निरोध अधिनियम है वो 10वीं अनुसूची से क्या है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोध अधिनियम का यानी जिक्र किया गया है, यानी मिलता है। तो आपका हो जाएगा बी का 1। तो बी का 1 किसमें हो जाएगा? इसमें। तो इसका मतलब है आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें तो 1 है नहीं। अब आगे मिला लीजिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है किसमें देखने को मिलता है? तो कहेंगे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में मिलता है। 11वीं अनुसूची में मिलता है। यानी सी का 4, बिल्कुल सी का 4 भी है। उसके बाद भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम किस अनुसूची में वर्णन है? तो 9वीं अनुसूची में वर्णन है। तो इसका मतलब डी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा चौथा। चलिए बहुत ही सुंदर, एकदम जबरदस्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था वो जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आंसर मेरे प्यारे साथियों इसका बताइए, किसकी अध्यक्षता में किया गया था?
चलिए, बिल्कुल सही जवाब आएगा, आप लोग से उम्मीद करते हैं। तो कहेंगे कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए फटाफट दीजिए। कोई बता रहे हैं ए, कोई बता रहे हैं एनबी, कोई ए बता रहे हैं। एकदम कॉपी पेस्ट देना स्टार्ट। चलिए क्या बात है, कॉपी पेस्ट दीजिए आप सब, हम आपके कॉपी पेस्ट को धज्जी उड़ा दें। लॉर्ड मेकाले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेकाले हो जाएगा। यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम जो विधि आयोग का गठन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? लॉर्ड मेकाले ने किया था। तो आंसर क्या लगा देंगे? लॉर्ड मेकाले लगा देंगे। क्या करेंगे? लॉर्ड मेकाले लगा देंगे, जो आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सी अशोधी या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? झींगा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो भैया एकदम कहेंगे सर आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो आप सबको एकदम झलक रहा होगा, फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? झलक रहा होगा तो एकदम झींगा, यानी कि अशोधी या क्रांति प्याज। ठीक है, अशोधी या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित कौन सा होगा? तो कहेंगे सर गुलाबी क्रांति होगा। तो 38 का सी लगा देंगे। देखिए 38 का सी लगा देंगे। बिल्कुल सही आंसर है। 38 का क्या करना है? सी लगा देना है, गुलाबी क्रांति। क्या बात है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेडेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेडेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाने का मतलब एक ही शहर में दोनों का स्थापना हुआ था और एक ही ईस्वी में हुआ था। आखिर उसमें से कौन सा ये दो संस्थान है? आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, या विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, या आईएमएफ और विश्व बैंक, या डब्ल्यूटीओ गेट? तो आप सभी को मतलब पता है मेरे प्यारे साथियों कि आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जो है इन्हीं को जो है जुड़वा के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1944 यानी 1944 में हुआ था ब्रेंडन वुड शहर में ना। चलिएगा, डब्ल्यूटीओ का स्थापना जानबे करते हैं आप, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 का हुआ था। प्रभावी गेट जो है 1948 में हुआ था। ठीक है, गेट 1948 में यानी कि प्रभाव में आया था 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, जिसको ब्रेडेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि आरबीआई को यानी कि स्थापना कब हुआ था? तो कहेंगे सर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल देखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई का स्थापना हुआ था। और स्थापना होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण पूछा गया, स्थापना नहीं पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आंसर आप सब फटाफट मत मारिए ए, ठीक? मत मारिए, इतना याद रखिए कि हमें पूछा गया है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वो देख लेंगे अभी। तो कह रहा है कि किस वर्ष जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो राष्ट्रीयकरण से पहले उसका स्थापना देखते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और सबसे पहले जो इसका स्थापना हुआ था, कोलकाता शहर में हुआ था, जहां से हम आपका क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक है, कोलकाता शहर में ही हुआ था स्थापना। बाद में इसको मुंबई 1937 ईस्वी में यानी शिफ्ट किया गया था, वहां भी शाखा खोली गई थी। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 1949 ईस्वी लगा देंगे। इसका आंसर क्या लगा देंगे? 1949 ईस्वी लगा देंगे, है ना? चलिए, बिल्कुल सही है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अगला एकदम आराम से, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का जो विचार किसने दिया था? तो वीडी सावरकर जी ने, केवी हेडगवार ने, या बीएस मुंजे ने, या एमएस गोलवलकर ने? किसने दिया था? तो आप सब कहेंगे हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः जो है वीडी सावरकर की देन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 का ये हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, एकदम बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, आंसर बहुत ही अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है? 42वां नंबर प्रश्न, 42 नंबर। भारत में आय कर है, भारत में आय कर है, क्या है? प्रत्यक्ष और अनुपातिक है, ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, या प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, या प्रत्यक्ष और अनुपातिक है? भारत में जो है आय किस प्रकार का कर है? तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष तो है ही। क्या है? प्रत्यक्ष तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष के साथ क्या है? प्रगतिशील है। तो आंसर लगा देंगे प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। चलिए, बहुत ही सुंदर है, एकदम बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है आप सबका। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 43 नंबर आंसर है, बहुत ही अच्छा है, नृत्य से संबंधित है। तो आप सबका आंसर एकदम सही आएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, आप सब जान ही रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, तो लगा दीजिए भैया, आंध्र प्रदेश राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो चौथा नंबर आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है,
चलिएगा, तो आंसर क्या लगा देंगे? आंध्र प्रदेश लगा देंगे। कुचिपुड़ी क्या लगा देंगे? आंध्र प्रदेश लगा देंगे, ठीक है? चलिए, बहुत ही सुंदर, एकदम अगले अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, वो प्रश्न हम लाते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर में, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मल्लखंभ या कबड्डी या तलवारबाजी या कुश्ती, किससे है? इसका आंसर बताइएगा। और आप सभी को पता है हिमानी उत्तम पर्व को अर्जुना अवार्ड भी मिला है। उस किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और वो खेल कौन सा होगा? तो कहेंगे मल्लखंभ होगा। क्या होगा? मल्लखंभ होगा। तो आप जानते हैं रस्सी के सहारे या वो लकड़ी का जो खंभा होता है उसके सहारे वो खेल होता है। तो आपका क्या है? मल्लखंभ है। तो आंसर क्या लगा देंगे? मल्लखंभ लगा देंगे, है ना? चलिए, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर आंसर था। अगला है 45 यानी 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निफक आंदोलन के प्रणेता थे कौन? चेतन थे या ज्ञानेश्वर थे या दादू दयाल थे या नामदेव थे? कौन थे? इसका आंसर एकदम फटाफट दीजिए। इसका आंसर दीजिए कि निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दादू दयाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादू दयाल हो जाएगा। 45 का आंसर क्या लगा देंगे? दादू दयाल लगा देंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो है द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने चलाया था या शक ने चलाया था या सिथियन ने चलाया था या कुषाण ने चलाया था? किसने चलाया था? चलिए, बहुत अच्छा एकदम आंसर दीजिए इसका। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो है द्रकमा का जो सिक्का चलाया था, वो चलाया था किसने चलाया था? ग्रीक ने चलाया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जवाब जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, वो खादर है, उर्वरा है, रेगुर है, उर्सरा है। तो आप जानते हैं कि जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। और उसी पुराने मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और बाढ़ के दौरान जब वो मिट्टी आएँगी, एलुवियल का जमाव जो होगा मिट्टी ही है, जिसकी जो नई मिट्टी क्या होती है? वो खादर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा खादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खादर हो जाएगा। तो आंसर क्या लगा देंगे? खादर लगा देंगे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? हेलोकाइल कहलाता है या थर्मोस्फेयर कहलाता है या थर्मोक्लाइन कहलाता है या हेलिस्फेयर कहलाता है? बताइएगा। आंसर इसका मेरे प्यारे साथी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आंसर दीजिएगा इनका। तो आप सबको बताते हैं कि समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? तो पानी का लगभग 90% अंदर जाने के बाद, समुद्र का अगर पानी है, अगर 90% अंदर जाने के बाद यानी 10% वो नीचे-नीचे तक पहुँचने में रहेंगे, उस वहाँ पे जो पानी का स्तर होगा, जो ठंडा पानी होगा, उसको यानी कहा जाता है थर्मोक्लाइन कहा जाता है। जहाँ तापमान तेजी से कम होता है और वहाँ पानी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो आंसर क्या लगा देंगे? तीसरा नंबर लगा देंगे, थर्मोक्लाइन लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेसल मापदंड संबंधित किससे है? बेसल मापदंड संबंधित किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से है, टैक्स से है, यानी कर से है, पूंजी बाजार से है, बीमा क्षेत्र से है, किससे है? बेसल किससे है? तो इसका आंसर एक ही है। क्या लगाएंगे आप? तो कहेंगे वो बैंकिंग क्षेत्र से है। क्या है? बैंकिंग क्षेत्र से है। तो आंसर क्या लगा देंगे? बैंकिंग क्षेत्र लगा देंगे, है ना? चलिए, बिल्कुल सही है, एकदम सही जवाब आ रहा है आप सबका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? चलिए, लास्ट प्रश्न का आंसर जरूर जवाब दीजिएगा। यानी इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यानी किसने किया? तो आप सभी को पता होगा कि 1844 ईस्वी में लेक्चर ऑन दी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड पुस्तक में, यानी कि 1844 ईस्वी में अनटाल्ड टायम्बी ने यानी कि इसका शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? अनटाल्ड टायम्बी ने इसका प्रयोग किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर आंसर लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा रहा? आप सब ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको आज का सेशन अगर अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे साथियों, तो सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम 50 क्वेश्चन लेकर के आए थे, इसी प्रकार बीच-बीच में ज़रूर आपको 50 क्वेश्चन का दर्शन मिलेंगे और लगातार मिलेंगे।
सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन आपको देखने को मिलेंगे और बाकी आपका मैथ का जो क्लास चल रहा है वो डेली 7 बजे से मिलेंगे। बहुत जल्द आप सबों के लिए एएलपी और टेक्नीशियन के लिए चैप्टर बाय चैप्टर पूरा प्रीवियस ईयर लेकर के आ रहे हैं आप सबों के साथ। उम्मीद है कि 25 तारीख से हो जाए या 1 तारीख से हो जाए, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और आप सबसे हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे साथियों, बूँद-बूँद से सागर भरता है, तो इस बूँद-बूँद से सागर भरने का ज़रूर काम कीजिएगा और आगे हम आपके साथ ज़रूर चलते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, बनते चलेंगे। तो चलिए, नमस्कार करते हैं, आप सभी को प्रणाम करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, एकदम आप सब लगातार तैयार रहिएगा अपना-अपना नोट ज़रूर बनाने के लिए। रेलवे का जो पढ़ाने वाले हूँ, आप जानते हैं कि कैलेंडर जारी हुआ है, तो हम ऐसा मैथ आपको पढ़ा देंगे कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं, वो चैप्टर वाइज़ पढ़ाने वाले, टाइप वाइज़ पढ़ाने वाले और 1 दिन में उम्मीद है कि 50 सवाल पढ़ाने वाले हैं। तो आप सब एकदम तैयार रहिएगा, 50 कोशिश रखेंगे खींचने का, उसके बाद जितने भी लेट हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीज़न भी गर्मी दिनों का आ गया, ठंडा से भी अब परेशान ना होइएगा, है ना? तो चलिए मेरे प्यारे साथी, नमस्कार करते और प्रणाम करते हैं और मिलते हैं आप सबों के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल क्लास एकदम ज़रूर चालू करेंगे, टेंशन नहीं लेना है भैया, बहुत जल्द ले लेंगे।